नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में सरकार ने विपक्ष से विधेयकों पर सार्थक चर्चा की अपील की। कहा, हंगामे से राजनीतिक लाभ नहीं, सत्र के लिए 8 विधेयक सूचीबद्ध। तीन देशों की यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन और निवेश समेत अनेक क्षेत्रों में सहयोग पर होगी चर्चा। 3 दशक बाद भारतीय राष्ट्रपति की रोमानिया की राजकीय यात्रा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में दुनिया के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र की रखी आधारशिला। अमित शाह ने कोलकाता में देश के पहले शब्द संग्रहालय का किया उद्घाटन। अमित शाह ने कहा, भाषा के बिना संस्कृति अधूरी। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, 80% मुस्लिम महिलाएं विधेयक के समर्थन में। आदिवासी समुदाय यूसीसी के दायरे से बाहर। देश के कई हिस्सों में मानसून का विकराल रूप। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से स्थिति पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी और मुख्यमंत्री से की बातचीत। नागालैंड के मोन में भूस्खलन से 8 लोगों की मौत। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच सज कर तैयार है। मानसून सत्र शुरू होने से पहले सियासत भी चरम पर है। एक ओर सरकार ने वैश्विक चुनौतियों और राष्ट्रीय हित का हवाला देते हुए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा और सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील की, तो वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने अपने तीखे तेवर दिखाए। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि मानसून सत्र में जनहित के मुद्दों पर सार्थक विचार विमर्श और विधायी कामकाज को कितनी गति मिल पाती है। संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में एनडीए के सहयोगियों सहित विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक शुरू होते ही कांग्रेस, सपा, टीएमसी सहित कई विपक्षी दलों ने सांकेतिक तौर पर बैठक का बहिष्कार किया। विपक्षी दल टीएमसी से अलग हुए गुट यानी एनसीपीआई में शामिल सांसदों को बुलाए जाने पर आपत्ति जता रहे थे। Today the entire opposition, all parties including the Indian National Congress, the Samajwadi Party, the DMK, the JMM, the Aam Aadmi Party, the National Conference, the left parties, the Shiv Sena UPT have all walked out of the all party meeting in protest. तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसद दिखाए गए और उसके बावजूद जो तृणमूल से अलग हुए दल, एक जो नया ग्रुप है 20 एमपीज का, वो 20 एमपीज के ग्रुप को यहाँ निमंत्रण दिया गया, जबकि स्पीकर साहब ने अभी उनकी पिटीशन पे कोई फैसला नहीं लिया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि टीएमसी से अलग हुए गुट के नेताओं को बैठक में बुलाया गया, इस पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने शनिवार को टीएमसी से बागी हुए 20 सांसदों को अलग गुट के तौर पर बैठने की व्यवस्था दी थी। सर्वदलीय बैठक में पेपर लीक, कथित चढ़ावा चोरी सहित 8 से अधिक मुद्दों को उठाने का जिक्र हुआ। 40 पॉलिटिकल पार्टी का फ्लोर लीडर्स ने ऑल पार्टी मीटिंग में अटेंड किया है और सबने अपना मत रखा है। हमने पूरा ध्यान से सबका बात सुना है और कल जब हम मानसून सत्र के लिए मिलेंगे कई मुद्दे लेके आएंगे ऑपोजिशन पार्टी, लेकिन मेरा आग्रह है कि बाधित ना करे, अपना बात रखे जरूर, मगर संसद को बंद करने के लिए कोई ऐसा हरकत ना करे जिससे संसद का गरिमा को चोट पहुंचेगा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि नियमों के मुताबिक कार्य मंत्रणा समिति में जिन मुद्दों को तय किया जाएगा, सरकार उस पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार तो चाहते हैं कि चर्चा हो और बिल को अच्छी तरह से परखते हुए सब देखें और फिर पारित करें। देश के लोग ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले और पार्लियामेंट नहीं चलेगा तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। अभी तक संसद के मानसून सत्र के लिए 8 विधेयकों को सूचीबद्ध किया गया है। देखना यह होगा कि सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किन किन अहम विषयों पर चर्चा को लेकर
सहमति बन पाती है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। मॉनसून सत्र केवल सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस का मंच नहीं होगा, बल्कि कई अहम विधायी फैसलों का साक्षी बनेगा। न्याय व्यवस्था से लेकर कर सुधार, राष्ट्रीय सम्मान, जन्म मृत्यु पंजीकरण और एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों को सरकार इस सत्र में संसद के समक्ष रखेगी। ऐसे में यह सत्र न केवल जनहित से जुड़े मुद्दों की दिशा तय करेगा, बल्कि देश के विधायी एजेंडे को भी नई गति देने वाला साबित होगा। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान कई अहम विधायी कामकाज को दोनों सदनों के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सरकार ने अभी तक 8 विधेयकों को आगामी सत्र के दौरान पारित कराने के लिए लिस्ट किया है। सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने अहम मुद्दों को सत्र के दौरान उठाने की बात भी कही। नीट सहित जितने पेपर आउट हुए सत्र के, वो हमारा दूसरा मुद्दा होगा। किसानों का है, कहाँ गया दुगना मूल्य। जब हम मानसून सत्र के लिए मिलेंगे, कई मुद्दे लेके आएंगे अपोजिशन पार्टी, लेकिन मेरा आग्रह है कि बाधित ना करें, अपना बात रखें जरूर, मगर संसद को बंद करने के लिए कोई ऐसा हरकत ना करे। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सरकार जिन 8 विधेयकों को पारित कराने का प्रयास करेगी, उनमें सुप्रीम कोर्ट में जज बढ़ाने, आयकर संशोधन, जन्म मृत्यु पंजीकरण नियमों से जुड़े विधेयक शामिल हैं। सरकार जिन विधेयकों को इसी सत्र में पारित कराने की तैयारी में है, उनमें सरकार आयकर संशोधन विधेयक 2026 भी पेश करेगी, जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को कर छूट देने के प्रावधान को औपचारिक रूप देने के लिए लाए गए अध्यादेश का स्थान लेने वाला विधेयक है। सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन विधेयक 2026, यह विधेयक ही अध्यादेश का स्थान लेगा। इसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 चीफ जस्टिस सहित करने का प्रावधान है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को भी पेश करने, विचार करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म एवं मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाना है। राष्ट्रीय सम्मान अनादर रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को पेश करने, उस पर विचार करने और पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यह विधेयक राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन का प्रावधान करता है। इसके माध्यम से सरकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने या उसके गायन में बाधा डालने को दंडनीय अपराध बनाना चाहती है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026, इसके साथ ही परिसीमन से जुड़े बिल को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। कोई भी अगर हम बिल लाते हैं तो हम फिर बीएससी में इसका चर्चा करेंगे, हम बताएंगे, हम अपोजिशन पार्टी सबको बता करके बिल लाएंगे। अभी हम 8 बिल और बाकी महत्वपूर्ण जो सवाल होते हैं या वहाँ स्पेशल मेंशन होते हैं, 0 आवर में होते हैं, वो तो होते ही रहते हैं। हर संसद सत्र में सरकार के बिजनेस के बारे में हमने जो सूची जारी किया है, उसका अतिरिक्त और भी अगर आएंगे तो मैं बता दूंगा। जाहिर है संसद का मॉनसून सत्र मुद्दों के लिहाज से तो अहम है ही, विधायी लिहाज से भी ये सत्र काफी महत्वपूर्ण रहने की उम्मीद है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संसद के मानसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। बैठक में सरकार और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने आगामी सत्र के विधायी कार्यों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष ने सभी दलों से रचनात्मक बहस, संसदीय परंपराओं के पालन और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक और व्यापक चर्चा सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। बैठक में मिले सुझावों के आधार पर मानसून सत्र के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा का समय और कार्यक्रम संसदीय प्रक्रिया के तहत तय किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की राजकीय यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवो, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रहेंगी। ये दौरा तीनों देशों के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर हो रहा है और भारत के द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति की ये यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक है। पहली बार किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया की द्विपक्षीय यात्रा हो रही है। अगर रोमानिया की बात करें तो किसी भारतीय राष्ट्रपति की पिछले 30 वर्षों से अधिक समय बाद पहली रोमानिया यात्रा होगी। इससे पहले वर्ष 1994 में भारतीय राष्ट्रपति ने
रोमानिया का राजकीय दौरा किया था। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वो मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति भारत मोल्दोवा व्यापार मंच को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक नॉर्थ मैसेडोनिया जाएंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति गोर्दाना सिलियानोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये नॉर्थ मैसेडोनिया के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी और नॉर्थ मैसेडोनिया की असेंबली को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत नॉर्थ मैसेडोनिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। दोनों देशों ने कृषि, औषधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं में आर्थिक सहयोग को और मजबूत बनाने में गहरी रुचि जताई है। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति, कार्यवाहक प्रधानमंत्री और सेनेट के अध्यक्ष और रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से मुलाकात करेंगी। वे भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगी। 3 देशों की राष्ट्रपति की यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा और द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी स्कोपियो में देश का प्रमुख पुरातत्व संग्रहालय स्थित है। यहाँ उत्तर मैसेडोनिया की प्राचीन सभ्यता की झलक साफ दिखाई देती है। साल 1924 में बना यह संग्रहालय मैसेडोनिया का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण संग्रहालय है। संग्रहालय का दौरा किया हमारी संवाददाता जयंती झा ने। उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी स्कोपिये में स्थित पुरातत्व संग्रहालय देश की समृद्ध विरासत को संजोए हुए है। इस संग्रहालय में 7000 से ज्यादा पुरातात्विक वस्तुएं रखी गई हैं। ये वस्तुएं मैसेडोनिया के अलग अलग हिस्सों में हुई खुदाई के दौरान मिली हैं। साल 1924 में बना यह संग्रहालय मैसेडोनिया का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण संग्रहालय है। Shows the best artifacts for the world from the beginning, from the Paleolith, some 65,000 BC. The best accent is on the ancient period, especially the period of Alexander the Great, which is most interesting for the visitors. इस संग्रहालय का इतिहास कई सदियों पुराना है। यहाँ पाषाण युग से लेकर सिकंदर महान के समय तक की चीजें मौजूद हैं। इस संग्रहालय में यूरोप के सबसे बड़े सिक्का संग्रहों में से एक संग्रह भी है। संग्रहालय की वस्तुएं अलग अलग दौर की जीवन शैली को दिखाती हैं। इनमें कांस्य युग, लौह युग और कई अन्य कालखंडों की झलक मिलती है। मिट्टी के बर्तन, गहने और हथियार यहाँ के समृद्ध इतिहास की कहानी बताते हैं। स्कोपिये के आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम से हमें ये पता लगता है कि भारत और नॉर्थ मैसेडोनिया दोनों बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है और अपनी संस्कृति का धरोहर के लिए जो रिस्पेक्ट इन दोनों देशों में है, ये इन दोनों देशों की दोस्ती का एक कारण बन सकता है। कैमरा पर्सन जगमोहन प्रधान के साथ स्कोपिये, नॉर्थ मैसेडोनिया से डीडी न्यूज़ के लिए मैं जयंती झा। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री ने म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड के पहले फेज का उद्घाटन किया और अमूल डेयरी के दही प्लांट के शिलान्यास समारोह को भी संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल दौरे के अंतिम दिन कोलकाता में राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक स्थिति का बारीकी से आकलन किया। कोलकाता में नेशनल लाइब्रेरी और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम द्वारा विकसित म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड के पहले चरण का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने बंगाल को भारतीय चेतना का वैश्विक प्रकाश स्तंभ बताते हुए उसे फिर से देश और दुनिया का बौद्धिक नेतृत्व करने वाला केंद्र बनाने का आह्वान किया। अमित शाह ने भारतीय सांस्कृतिक चेतना, बंगाल की ऐतिहासिक भूमिका और राष्ट्रीय पुनर्जागरण की आवश्यकता पर भी बल दिया। मित्रों, बंगाल भारतीय चेतना का, समग्र भारतीय चेतना का
एक वैश्विक प्रकाश स्तंभ रहा है। एक लंबा कालखंड आया जब हमारी भारतीय सांस्कृतिक चेतना को बंगाल से विमुख करने का प्रयास किया गया। संकुचित विचारधाराएं, विदेश की विचारधाराएं, इन्होंने बंगाल को अपने देश और दुनिया को योगदान करने की क्षमता को क्षीण कर दिया। अब समय आ गया है भारतीय चेतना के ये बौद्धिक प्रकाश स्तंभ को फिर से एक बार अपने पूरी शक्ति के साथ पूरे विश्व की चेतना को जगाने का प्रकाश स्तंभ फिर से बनाने का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल में अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के तहत दुनिया के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रखी। अमित शाह ने न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से हावड़ा में बनने वाले इस संयंत्र की आधारशिला डिजिटल माध्यम से रखी। करीब 700 करोड़ रुपए के निवेश से हावड़ा फूड पार्क में बनने वाली इस परियोजना की प्रतिदिन लगभग 30 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की क्षमता होगी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार संयंत्र में हर दिन करीब 1000 टन दही और अन्य संवर्धित डेयरी उत्पादों का उत्पादन किया जा सकेगा। इसके पूरा होने के बाद यह दुनिया की सबसे बड़ी दही उत्पादन इकाई बन जाएगी। इस परियोजना से पश्चिम बंगाल के 1.25 लाख से अधिक डेयरी किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिनमें 30,000 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। 10 लाख लीटर दही दूध उसका प्रोसेसिंग ये प्लांट के अंदर होगा। 1,20,000 छोटे छोटे दुग्ध उत्पादक पशुपालक इसका फायदा प्राप्त करेंगे। और परिवर्तन देखिए, मैंने गाड़ी में जाते जाते शुभेंदु जी को कहा, उन्होंने 30 एकड़ भूमि निशुल्क अमूल फेडरेशन को देने का मानकर यहां 2 बड़े प्लांटों का इन्वेस्टमेंट अपने यहां ला दिया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की सुधरती कानून व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए कहा कि घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाने के लिए सीएम शुभेंदु तेजी से काम कर रहे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरव दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जब न्याय का तराजू सबके लिए एक समान हो, समानता का संकल्प तभी साकार होता है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के मसौदे को मंजूरी दी गई। अब सरकार इसे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश कर सकती है। प्रस्तावित विधेयक में विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप, उत्तराधिकार और महिलाओं के अधिकारों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सामाजिक न्याय और कानूनी समानता को मजबूत करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया है कि हम ऐसा कानून लाएंगे जिसमें राम, रहीम, रविंदर और राबिन सब एक समान हो। मुझे बेहद प्रसन्नता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा दिया गया ऐतिहासिक नारा एक प्रधान, एक निशान, एक विधान मध्य प्रदेश की धरती पर साकार होने जा रहा है। विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रदेश के सभी जिलों और संभागों में व्यापक जनसंवाद किया तथा विभिन्न धर्मों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि परामर्श प्रक्रिया के दौरान मुस्लिम समुदाय सहित विभिन्न वर्गों से यूसीसी को सकारात्मक समर्थन मिला। उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा में शामिल नहीं होने को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। हमने अपने 51 जिलों में जन परामर्श बैठकें संपन्न की और भोपाल में भी राज्य स्तरीय परामर्श हुआ। तो उसमें आप पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सारे लोग आए, लेकिन नहीं आए तो कांग्रेस के लोग नहीं आए। उनके लिए एक देश एक निशान एक प्रधान पे सदैव दुविधा रहती है। 80% से ज़्यादा मुस्लिम बहनों ने इस नियम को लागू करने के लिए पक्ष में बात कही और 40% मुस्लिम भाइयों ने भी कहा है कि ये
हमारे लिए कानून लगना चाहिए। प्रस्तावित यूसीसी विधेयक में विवाह, तलाक, लिव इन संबंध और उत्तराधिकार से जुड़े व्यापक प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत एक समय में केवल एक वैध विवाह को मान्यता मिलेगी और विवाह तथा तलाक का पंजीकरण अनिवार्य होगा। मौखिक तलाक या किसी गैर कानूनी सामाजिक फैसले को कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। लिव इन संबंधों के लिए भी स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। साथ रहने की शुरुआत के 1 महीने के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने या गलत जानकारी देने पर दंड का प्रावधान रखा गया है। लिव इन संबंधों से जन्मे बच्चों को वैध संतान का दर्जा और उत्तराधिकार के समान अधिकार मिलेंगे। यदि किसी महिला को छोड़ दिया जाता है तो उसे कानून के तहत भरण पोषण का अधिकार भी मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातियों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं हलाला जैसी प्रथाओं को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है और विवाह विच्छेद केवल विधिक प्रक्रिया के तहत ही मान्य होगा। सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों का उद्देश्य महिलाओं को मजबूत कानूनी संरक्षण देना और पारिवारिक कानूनों में समानता सुनिश्चित करना है। बहरहाल कैबिनेट की मंजूरी के बाद यूसीसी विधेयक को मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश किया जाएगा, जो मध्य प्रदेश में कानूनी एकरूपता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। ब्यूरो इनपुट के साथ भोपाल से श्रेयस द्विवेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि 20 जुलाई को सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से संसद तक प्रस्तावित मार्च के लिए न तो कोई अनुमति मांगी गई है और न ही प्रशासन ने ऐसी कोई मंजूरी दी है। ऐसे में किसी भी अनधिकृत मार्च, जुलूस या प्रदर्शन में शामिल होने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 163 लागू है, जिसके तहत विरोध मार्च, जुलूस प्रदर्शन और 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध है। पुलिस ने कहा कि केवल जंतर मंतर के निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर पूर्व अनुमति के साथ ही प्रदर्शन की अनुमति होगी। और देश भर में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर पश्चिम और पूर्व तथा पूर्वोत्तर भारत में कई राज्यों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नागालैंड में भूस्खलन हुआ है और असम में बाढ़ के असर का लगातार बना हुआ है। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट के मद्देनजर कल 5 जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। देश भर में मानसून के सक्रिय होने के बाद जहां लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, तो वहीं कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव, बाढ़ और भूस्खलन ने लोगों के सामने समस्याएं पैदा भी कर दी हैं। देश के अलग अलग जगहों के ये नज़ारे भारी बारिश के बाद हुई तबाही को बयां कर रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 6 से 7 दिनों तक उत्तर पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में मानसून सक्रिय रहेगा। 20 से 22 जुलाई के दौरान जम्मू कश्मीर, 20 और 21 जुलाई को हिमाचल प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम, असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली NCR में भी भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। पुंछ जिले में रात भर हुई मूसलाधार बारिश के बाद 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के लापता होने की खबर है। शनिवार शाम से शुरू हुई बारिश लगातार जारी रहने के कारण जम्मू संभाग के कई जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। राज्य के राजौरी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के बीच भारतीय सेना ने साहस, त्वरित कार्रवाई और बेहतर समन्वय का परिचय देते हुए 2 अलग अलग राहत एवं बचाव अभियान सफलतापूर्वक संचालित किए। व्हाइट नाइट कोर के जवानों ने जम्मू कश्मीर पुलिस, राज्य आपदा मोचन बल यानी SDRF और सिविल प्रशासन के साथ मिलकर 11 लोगों की जान बचाई, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। लगातार बारिश के कारण जम्मू कश्मीर प्रशासन हाई अलर्ट पर है और प्रभावित इलाकों में राहत एवं
बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 23 जुलाई तक मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बारिश और खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए रविवार को श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला से बात की। यहाँ बेला एरिया है, यहाँ पे बस स्टैंड जो है बाढ़ की वजह से पूरा बह गया है। 25 से 30 गाड़ियाँ जो है उनको नुकसान हुआ है। कुछ स्ट्रक्चर जो है आप मेरी पीछे साइड देख सकते हैं, घर जो उनको काफ़ी डैमेज हुआ है। तो इसके अलावा जो है पुंछ एरिया जो है वहाँ पे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। एक घर के 6 लोग जो हैं उनकी सबकी मौत हुई है, उनकी कीमती जानें गई हैं। टोटल जो पुंछ में है 10 लोगों की जान जो है गई है। इधर असम में बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन राज्य के कई जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य की प्रमुख नदियां फिलहाल खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक धेमाजी, डिब्रूगढ़, शिवसागर, लखीमपुर और तिनसुकिया जिले अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ का असर 14 मंडलों के 156 गांवों में देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 23,700 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि 3,124 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि अब भी जलमग्न है। सबसे अधिक प्रभावित जिला धेमाजी है, इसके बाद तिनसुकिया और लखीमपुर का स्थान है। नागालैंड के मोन जिले में भूस्खलन से 10 से 15 मकान प्रभावित हुए हैं। असम राइफल्स, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और नागालैंड पुलिस संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव अभियान चला रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।